हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। हैदराबाद ब्रांच ऑफ SIRC ऑफ ICAI के चेयरमैन अग्रवाल एंड लड्डा चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाउंडर GST, वैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन जैसे टॉपिक्स पर लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। राधा कृष्णा वुमेन कॉलेज अग्रवाल शिक्षा समिति के फैकल्टी। इनका मानना है सराउंड योर सेल्फ विद पीपुल हु हैज़ एम्बिशियस प्लान्स, मीनिंगफुल पर्पस एंड बिग गोल्स। तो आइए एक ऐसे ही ज़बरदस्त विजनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आज मुलाकात करते हैं, क्योंकि कहते हैं यू कैन डोनेट आई बट यू कांट डोनेट विजन। तो आइए बड़े ही विजनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मुलाकात करते हैं, दीपक लड्डा। दीपक जी, द नवनीत झंवर टॉक शो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आपने अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर पधारे, हमारे दर्शकों को समय दिया। नवनीत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया आपके द नवनीत झंवर टॉक शो में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके व्यूअर के साथ, और एक सेशन के बाद आई होप इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव टू ऑल ऑफ अस। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैदराबाद ब्रांच ऑफ SIRC ऑफ ICAI के आप चेयरमैन बने। इतनी कम उम्र में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद नवनीत जी। जस्ट टू अपडेट यू कि हैदराबाद ब्रांच ऑफ SIRC ऑफ ICAI 60 साल कंप्लीट किए थे लास्ट ईयर 22-23 में। 1961 में ये ब्रांच इस्टेब्लिश हुआ था और 11,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रोल पे है हमारे हैदराबाद ब्रांच में। 11,000 और उसमें एवरी 3 ईयर इलेक्शन होते हैं और उसमें से 9 जनों की मैनेजिंग कमेटी सेलेक्ट होती है। वो सब 11,000 लोग उनके हिसाब से वोटिंग करने आते हैं एंड उसमें से 9 जनों की कमेटी सेलेक्ट होती है। तो 19-22 में मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता था और उस टाइम पे मैंने सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन किया था। अब 22-25 में फर्स्ट ईयर आई वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयरमैन फॉर द ईयर 22-23। बहुत बहुत बधाई। कुछ सवाल हैं, कुछ हमारे सवाल है, कुछ हमारे दर्शकों के भी सवाल हैं। सबसे पहले मैं मैसेज फॉर CA एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल करने के लिए जा रहा हूँ कि CA बनने के लिए आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए? फ्रेंड्स, अगर मेरे बारे में कहें तो मैं 2008 में 2008 में क्वालिफाई हुआ हूँ इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और अगर आपको CA करना है, और मुझे जो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन मिला था कि मैं जब एक CA के टाइम बिफोर आफ्टर माई 12th और जब मेरे BCom स्टार्ट नहीं हुए तो मैंने CA कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया था। मैं अपने सर के पास गया था और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को लाइफ में अपने आप को बिल्ड किया और उनकी प्रैक्टिस देके जिस तरह से उनको रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई लाइफ में CA के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और वो मेरे सर थे, ही इज़ नो मोर मधुसूदन जी मंत्री। मधुसूदन जी मंत्री। अच्छा, और एक है CA बनने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ और क्या स्किल्स चाहिए आपके हिसाब से? सर, पहले बात तो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि CA का जो मार्केट में हाइप है कि ये बहुत टफ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर एक बार CA पे घुस जाओगे और नहीं बनोगे तो फिर मई आएगा, नवंबर आएगा, फिर मई आएगा, नवंबर, ऐसे नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ आपको चाहिए, परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। अगर ये 2 चीज़ अगर आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको CA बनने से नहीं रोक सकती। एंड जैसे कि हमको CA चार्टर्ड अकाउंटेंट को और भी बोलते हैं कमिटेड अचीवर्स। अच्छा, सो कमिटेड अचीवर्स, अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है कि आप अपने आप को अगर अचीवमेंट करने के लिए आप अपने कमिटेड है तो सक्सेस इज ओनली द डिस्टेंस। चैलेंजेस ऑफ बिकमिंग CA, क्योंकि आजकल ये बहुत CA जो भी मतलब पढ़ने के लिए जाता है पहले ये सोचता है, मतलब पहले ही नेगेटिव हो जाता है कि एक टाइम में निकलेगा नहीं निकलेगा, यही उसके मन में विचार आते रहते हैं। एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के साथ कि रोल मॉडल सक्सेस हुआ उसे बनाइए, ना कि जो फेलियर हुआ है। अगर आप फेलियर को रोल मॉडल बनाओगे तो वो अपनी गाथा सुनाएगा। अगर आप सक्सेस जो बन चुके हैं उनसे आप बात करोगे और जिस तरह से करोगे
तो डेफिनेटली आपको सक्सेस आएगी। और अपने रोल मॉडल को एक आदर्श बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई सीए है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं काफ़ी साल से, भले ही आपके वो भाई हो, अपने फैमिली में हो या प्रोफेशन में हो या सोसाइटी में हो, उसके फुटस्टेप फॉलो कीजिए, उसी सक्सेस स्टोरी को लर्न कीजिए। बायोग्राफी अगर उनकी नहीं है तो उनसे मिलिए ऑफ द रिकॉर्ड, बात कीजिए, सर मेरे को ऐसे 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 करना है, एंड डेफिनेटली एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज हर एक की लाइफ अलग होती है, हर एक की परिस्थिति अलग होती है। अगर उसको अपनी लाइफ के हिसाब से, अगर उनके इंसाइट्स और उनके ज्ञान अगर अपने आपकी लाइफ स्टाइल में आप करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल कम टू यू। अच्छा, और एक है कि जो नए एस्पिरेंट्स है, सीए की इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, मतलब उनको पता चले कि सीए की इंडस्ट्री का साइज़ क्या है और अर्निंग का पोटेंशियल क्या है। अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर आप देखोगे तो अभी तक 1949 में सीए एक्ट बना था, बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न। आवर सीए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट केम ऑन 1st of July 1949, and this year we are completing 75 years of this. So from last 75 years, institute के today members की on roll members are more than 4 lakh members, and the students are in process are more than 10 lakh students. अगर आप देखोगे इंडिया की जिस तरह की जीडीपी ग्रो हो रही है, इंडिया को हर साल, अगर नॉट ए ऑफिशियल नंबर, एक्सपेक्टेड इज मोर देन 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, और एवरी ईयर वो 50% भी पूरी नहीं हो पाती है, बिकॉज एवरी मई में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जैसे हम लोग को पता है, मई में और नवंबर में, जिनके रिजल्ट्स आते हैं जुलाई और जनवरी में। तो औसतन 3 से 4 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट्स क्वालिफाइड। सो अगर आप देखोगे, एंड इफ़ यू गो टू एनी जॉब पोर्टल, अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल पे अपना डालते हो तो आपको इंजीनियर, MBA, MCA, BSc सबकी रिक्वायरमेंट मिलेगी, लेकिन CA के पोर्टफोलियोज बहुत कम रहेंगे, बिकॉज CA की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कंपनी फॉलोज देम एंड गेट दैट रिक्रूटमेंट, ना कि आपको जाके किसी भी जॉब पोर्टल पे अपनी रिक्वायरमेंट देना पड़ेगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका एक सर्कल है प्रोफेशनल जहाँ से आपने आर्टिकलशिप किए हैं, इतने सारे आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको बाहर कहीं पे भी कोई भी जॉब पोर्टल पे अपना रिज्यूम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ यू कैन बी यूर सेल्फ प्रोफेशनल। आप अपनी ऑफिस कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। अगर आपको लाइफ में, अगर आप जस्ट CA करो तो बिग वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज गेट्स ओपन। इट इज़ नॉट ओनली इनकम टैक्स, GST प्रैक्टिस, अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, देन देयर इज अ वैल्यूएशन प्रैक्टिस, स्टॉक मार्केट में रिसर्च का बहुत अच्छा काम है। तो जॉब प्लस प्रैक्टिस, बोथ ऑफ देम यू कैन डू एनीथिंग। एक और एक है, आने वाले दिनों में CAs के सामने अमर्जिंग ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या होंगे और CA प्रोफेशनल को उनके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी सर, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है और एक बहुत बड़ी, अपन जो बोलते हैं कि हिंदी में एक लाइन है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो चेंजेस तो आते रहेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग है, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे जिसको आप अपने आप को एडप्ट करना है। तो CA भी उसे अछूता नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो, जिस तरह से पहले अकाउंटिंग होती थी, मैनुअल बुक कीपिंग में बही खाते होते थे, अब वो कहीं पे नहीं है। तो इसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग आई, अब कंप्यूटर बुक का अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट चला जा रहा है। अभी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, ब्लॉकचेन वगैरह की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि डेटा एंट्री करने के लिए कोई चाहिए ही नहीं। अगर आप 10 साल बाद बात करो, बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स में, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में, देयर विल नॉट बी एनीवन हु विल पंच द इनवॉइस। तो डेफिनेटली आपको अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट, जो भी आपके सिलेबस में है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ और टेक्नोलॉजी के आसपास क्या चल रही है, बिकॉज दैट विल ड्राइव। बिकॉज कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंपनी विल अडॉप्ट। अगर वो कंपनी अडॉप्ट करती है and you will bring the auditors or in the finance department or CFO or their corporate accounts department, that वो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी। पहले अगर अपन देखें तो अगर अपन ट्रैवल करते हैं लास्ट 40 ईयर्स की जर्नी, बही खाते से MS-DOS में एंट्री होती थी, फिर MS-DOS से कोई विंग सॉफ्टवेयर उस टाइम पे बहुत चलते थे, फिर उसके बाद टैली का ज़माना आया। टैली का भी जैसे जैसे टैली ERP आया, अभी आप कहीं पे भी बैठ के अकाउंटिंग कर सकते हैं। फिर SAP आए, इस तरह के बहुत सारे ERP अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आए। अब नेक्स्ट डिकेड विल बी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इमेज रीडिंग, अगर आपके सामने कोई इमेज है तो वो सिस्टम खुद ही पूरी डेटा ले लेगा, उसमें से सप्लायर के डिटेल्स, इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं कि भाई
पंचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम में अपनी इनवॉइस स्कैन करो, अकाउंटिंग एंट्री पूरी पोस्ट हो जाएगी। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज टेकिंग इट्स पार्ट। इट्स नॉट दैट अगर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और वो चीज़ नहीं तो सीए क्या करेंगे। सीए विल सी दैट टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस प्रॉपरली, उसमें कहीं पे भी there is no. So cyber forensic accounting, cyber accounting is a very big new phase of the profession, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड ऐसे पहले भी बोला था कि इंडस्ट्री की डिमांड ही मीट नहीं हो रही है, तो इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिमांड है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आ रहे हैं दे आर फुल्ली इक्विप्ड। अगर आप हमारा कैंपस प्लेसमेंट देखो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवरी ईयर करता है, एवरी अटेम्प्ट के बाद all chartered accountants are getting placed. The average salary is ranging between 9 to 12 lakhs for a fresher CS, which will go on to 25-30 lakhs depending upon the candidate to start his career. अभी कुछ टैक्सेशन के कुछ सवाल बिजनेस ओनर्स एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। आज इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी है। आपको क्या लगता है ब्लैक मनी ना होता तो ये फिगर कहाँ ठहरता? सर ये क्वेश्चन तो सबके हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इस क्वेश्चन की तलाश कर रही है। तो जैसे कि कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो आई डोंट वांट टू गिव एनी नंबर, बट 3.7 ट्रिलियन डॉलर इज ए बिग नंबर। अगर आप देखें, अगर हमें 1 ट्रिलियन डॉलर अचीव करने को 45 साल लगे थे स्टार्टिंग। हाँ, फर्स्ट 45 years of independence to reach 1 trillion dollar we took 45 years. Another 1 trillion we added in 15 years. Another 1 trillion we added in 5 years. So keeping in this growth phase, I think every 1 trillion will be added in next 1 to 2 years. So the growth is phenomenal. Although awareness for doing the system through proper banking channel and organized system is getting linked up after demonetization and GST. So government has taken such a very good revolutionary steps. So definitely it will drive the economy on a right path and we are on a right track globally. ओके, अच्छा, और एक है एसएमईज और एमएसएमईज के लिए ये 5-7% टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं लगता है कि 100% जो वो उसकी अपॉर्चुनिटी के जिम्मेदार वो खुद है जो अडॉप्ट नहीं कर रहा था? हाँ सर, अगर आप देखें एमएसएमई जैसे कि जो छोटे और लघु उद्योग होते हैं उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की काफ़ी परसेंटेज ऑफ जीडीपी एमएसएमई से आती है। अगर अपन देखें तो लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 45% ऑफ द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम एमएसएमई, सो अक्रॉस द इंडिया। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि एमएसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट वही देता है, रेवेन्यू जनरेशन वही आता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग अपने आप को बहुत ही और अपने आप को पर्सनली हो जाते हैं बिजनेस को, ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं हो जाती है। पहले जैसे कि होते थे घर में 5 लोग 4 भाई लोग होते थे, तो एक जना घर पे बैठता था, एक जना बाहर देखता था, तो उस तरह से पर्सनली इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पे सही था। लेकिन जिस तरह से आप आज की तारीख में देखते हो तो देयर इज ओनली 1 फादर 1 सन और 2 ब्रदर्स। अगर इस तरह के करना है और आपको ग्रोथ करना है, आपको मल्टीपल बिजनेस में आना है, तो थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज सिस्टम में आना है, प्रोसेस ड्रिवन में आना पड़ेगा। आपको सही मैनेजर्स अपनी अपनी जगह सही पे प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन्स को लगाना पड़ेगा इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ योर फैक्ट्री और ऑफिसेस, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिजल्ट। आज के जो व्यापारी हैं इनसे देखता हूँ मैं कि गल्ला नहीं छूटता है, और क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहते, मतलब क्यों ERP CRM नहीं लगाना चाहते, कारण क्या है इसका कारण मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला था कि हम लोग एक जो मानसिकता से है, जो हमारे माइंडसेट आया है, उसमें अगर आप देखें तो हम पहले से ही पर्सन ओरिएंटेड बिजनेस चलाते हैं, ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। अब पर्सन ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब क्या है कि जब तक मैं मेरी दुकान नहीं खोलूँगा, मेरी दुकान खुलेगी नहीं, मैं काउंटर पे बैठूंगा नहीं तो सेल नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, माल नहीं बिकेगा। जब तक मैं खरीदारी नहीं करूँगा, मेरे को सही प्राइस नहीं करूँगा, ये अपना माइंडसेट है। माइंडसेट तो अपना पर्सन ओरिएंटेड हो जाता है। अगर आप कहीं पे किसी इमरजेंसी में चले जाते हो या कहीं पे घूमने चले जाते हो, तो आपको पता है कि 10 दिन 15 दिन मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले पूरा सिस्टम ऑफलाइन होता था, तो उस टाइम पे दिस वाज पॉसिबल। जैसे कि पहले साधन कुछ भी नहीं था, हैदराबाद वालों कलकत्ता से माल आना है, दिल्ली से माल आना है, हैदराबाद में ही बिकना है, तो अपना जो बिजनेस डोमेन था बहुत छोटा था। तो डेफिनेटली भाई आपको यहाँ पे करना है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपके बिजनेस भी नहीं, इवन प्रोफेशन
प्रोफेशन हैज़ टू बी, बिजनेस हैज़ टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड। आप अपने जितने भी बिजनेसेस, भले ही आप छोटी किराने की दुकान चला रहे हो, साड़ी की दुकान चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, आयरन स्टील की, किसी भी सब के आपके एक 5-6 प्रोसेस रहेंगे बिजनेस के, परचेस का, सेल्स का, मार्केटिंग का। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो कोटेशन भेजाना, प्रोसेस ओरिएंटेड, पेमेंट। तो आप उन सबको एक नॉमिनेट करके उस प्रोसेस के स्टेप्स लिख के अपने अगर स्टाफ को ट्रेन करोगे और आप वहाँ पे बैक फुट पे रह के अगर इन सबको प्रोसेस को मॉनिटर करोगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। आप इतने साल से करते हो और इतने 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप ये करते रहे, सडनली अगर आप बोलोगे कि आप मैं पीछे हट जाऊं बोले तो टाइम लगेगा, बट इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग रन आपको इसके रिजल्ट आएंगे और यू विल बी वेरी फ्री मोबिलिटी एंड यू कैन डू मेनी थिंग्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस। इन सब टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट करें तो मतलब बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में भी हम लेके जा सकते हैं। जी सर, मुझे एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को भी अगर अपन देखें हैं तो कोई भी चीज़ ऑटो पायलट लाने के पहले अपने को उसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। प्रोसेस इतना होना है कि फुल प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड होने के बाद भाई कि जो एक समझो आज आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया है, उसको सवेरे से रात तक क्या करना है। जैसे आज अपन बैंक में जाते हैं तो कैशियर को पता है कैशियर को क्या करना है, मैनेजर को पता है मैनेजर को क्या करना है, एडवांसेस वाले को पता है कि मुझे लोन्स की फाइल लानी है। तो आपको भी अपने बिजनेस में इस तरह के डॉक्यूमेंटेड करना है। पहले आपको लिखना है, अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉपर बिजनेस कंसल्टेंट हैं, उनकी आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। वो आपके बिजनेस को स्टडी करेंगे, आपको प्रोसेस बना के देंगे और उसको आपको अपने हिसाब से एडिट करके उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हर चीज़ में ऑटोमेशन पॉसिबल है। एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है एंड आप अपनी एक काउंटर अपने ऑफिस में बैठ के आप मल्टीपल फैक्ट्रीज, मल्टीपल गोडाउन, मल्टीपल ऑफिसेस जो चाहे अपने तरीके से मैनेज कर पाओगे। दीपक जी, ये क्वेश्चन है एम्प्लॉइज का हमारे पास आया है। क्या आपको लगता है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर जो एम्प्लॉय टैक्स भर रहे हैं उनको न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट होना चाहिए? ओके, ये आज की तारीख में हर किसी का क्वेश्चन है कि ओल्ड टैक्स रिजिम सही है या न्यू टैक्स रिजिम सही है। उसके लिए 2-3 क्वेश्चन है जो अपने आप को आंसर करना चाहेगा कि आपका जो सैलरी डिज़ाइन है वो किस तरह से है। अगर आपको HRA अलाउंस मिल रहा है, अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, आपके प्रॉपर सेविंग्स जो 80C या 80CCD उन सब के अगर आपके ब्लॉक्स फिल्ड है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि न्यू टैक्स रिजिम सही है, ओल्ड टैक्स रिजिम सही है। फाइनेंस एक्ट जो 23 में जो बजट आया था लास्ट फरवरी में, उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो आपका एम्प्लॉयर अगर जब तक आप ओल्ड टैक्स रिजिम में स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा एम्प्लॉयर को जाने के लिए तो वो TDS और न्यू टैक्स रिजिम से ही काटेगा। तो आपको ये डिसीजन, आपकी जो सेविंग्स का पैटर्न है इतने साल से चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स रेट आप उसको मत चेंज कीजिए। आप अपने जैसे कि 80C आप कर रहे थे, PPF में कर रहे थे, आपकी LIC कुछ है, आपके अगर सुकन्या समृद्धि है तो उन सबको कंटिन्यू कीजिए सो दैट आपकी सेविंग्स का इंक्रीमेंट वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। और जब आपको रिटर्न फाइल करना है आप ऑप्शन A या ऑप्शन B दोनों में से कुछ भी जो बेस्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से TDS कट भी करता है, अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम चाहिए और आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है, आपका होम लोन की EMI प्रॉपर गई हुई है, आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट वगैरह इंटरेस्ट सब किया हुआ है, आपने सेविंग्स भी की है पुराने टैक्स रिजिम के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन करने से गवर्नमेंट भी नहीं रोक रही है। तो आप विदाउट सेविंग्स आप अपने एम्प्लॉयर को TDS एज पर द न्यू टैक्स रिजिम कट करने के लिए बोलिए और अपने सेविंग्स वगैरह सब कंटिन्यू कीजिए और अपने आप को आप फाइलिंग के टाइम पे आप अपना कॉल ले सकते हो और आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज सेक्शन में क्लियर है कि अगर एम्प्लॉय है तो कभी भी ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड शिफ्ट हो सकता है। ये बहुत लोगों का सवाल था, बहुत लोगों को डाउट्स था। अच्छा, और क्या बिजनेसेस और एम्प्लॉयज़ को ऑफिशियली टैक्स बचाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर, बिजनेस अगर है तो आपको जो भी खर्चा बिजनेस के लिए करना पड़ रहा है जैसे कि कन्वेंस, ट्रैवलिंग, होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये सब प्रॉपर बिजनेस में अलाउड है। एम्प्लॉय को कोई खर्चे अलाउड नहीं है, उसकी सैलरीड है, उसकी सैलरी के हिसाब से उसको पर्क्स मिलते हैं। अगर एम्प्लॉय कुछ ट्रैवल के लिए जा रहा है बाई ऑन हिज ओन कार तो ये सब खर्चे इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। अगर वही कार बिजनेस की होती है, अगर कोई डायरेक्टर यूज़ कर रहा है कंपनी की कार फॉर गोइंग टू द फैक्ट्री तो कार का खर्चा वगैरह बिजनेस में अलाउड है अगर कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है तो। अगर समझो कोई एम्प्लॉय है जैसे कि आप कोई बैंक में जॉब कर रहे हो, कोई IT कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड पर्क मिलेगा, वो पर्क आपका टैक्सेबल रहेगा बेस्ड ऑन द CTC। अगर आप उसमें से कुछ खर्चा करते हो तो वो
पॉसिबल नहीं है। अब जो सेक्शंस काफ़ी हैं, जो बहुत जनों को 2-3 सेक्शंस हैं। एटीसी सबको पता है कि 1.5 लाख तक की सेविंग है, मेरे को करना है, पीपीएफ हो गया, सुकन्या हो गया, लेकिन 2-3 सेक्शंस ऐसे हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि वो भी आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि क्या? आपके रिलेटिव का, आपके चिल्ड्रन का इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो और आप उसका इंटरेस्ट भरते हो, अगर आपके कोई बच्चे लोग या आपके स्पाउस कोई हायर स्टडीज प्लान कर रहा है, या आप प्लान कर रहे हो, या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लान कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में से निकल सकता है। एंड और एक चीज़ है कि अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको HRA आता है, हाउस रेंटल अलाउंस। अगर आप बिजनेसमैन हो तो क्या करें, आपका खुद का घर नहीं है, तो आप ऑलरेडी उसके लिए भी सिमिलर सेक्शन है 80GG ऑन रेंट पे। और जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या मेरी कोई दुकान है या मेरी कोई फैक्ट्री है और मैं अभी तक घर खरीदा नहीं हूँ, अगर मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ तो वो भी आपको अलाउड है। जैसे जरूरी नहीं, बिकॉज ये माइंडसेट रहता है कि HRA सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है कि आपको एम्प्लॉयर हाउस रेंटल अलाउंस देगा तो ही अलाउड है, ऐसे नहीं है। 80GG अगर आप किसी अगर दिस इज फॉर अदर देन ऑल द एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय है तो HRA आएगा, अगर बिजनेस है, इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है, आप सीनियर सिटीजन है, आपका कोई घर नहीं है, तो आप 80GG में रेंट के हिसाब से अपना 3 कंडीशन है, वो कंडीशन को मैच करके आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू। वैसे 80D है, मेडिक्लेम है, सबको पता है। आप अपने जी, पेरेंट्स का, आपका 1 लाख तक का टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है उसके। 80C है, 80D है। 80CCD में आपको 50,000 रुपये नेशनल पेंशन स्कीम में एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। तो अपने 80E बात की, 80 और पॉलिटिकल अगर कंट्रीब्यूशन कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रिकल कमीशन को, वो भी अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा लगता है कि मैं इसको डोनेट करना चाहूँगा, उनके अगर आपके विजन से उनका विजन मैच होता है, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिजनेस भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, उसके आपका डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है। न्यू बिजनेसेस और स्टार्टअप से व्हाट आर द कॉमन टैक्स डिडक्शन एंड क्रेडिट जिसका स्टार्टअप्स फायदा उठा सकते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए? सर, अगर आप देखें तो स्टार्टअप और नॉर्मल बिजनेस के लिए पूरे बेनिफिट्स है। जो अब अगर आपको समझो कंपनी स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड नहीं है, बट आपकी कंपनी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, पुरानी है, जो डिडक्शन आपको अलाउड है स्टार्टअप को भी अलाउड है। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट दी है। बेसिक बेनिफिट की आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा। उसके रीजन ये एडिशनल बेनिफिट स्टार्टअप को दिया हुआ है फॉर स्टार्टअप विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो प्रमोशन करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप अपने आपकी स्टार्टअप को वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको प्रॉपर उसका टैक्स बेनिफिट रहेगा 100% ऑफ फॉर द 3 years आउट ऑफ 7 years। तो आप जैसे कि आपकी स्टार्टअप इस साल रजिस्टर हुई है, आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर से 3 साल, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 साल में स्टार्टअप में प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, उनको टाइम लगेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो स्टार्टिंग के 7 साल में आप कभी भी 3 साल ऐसे चूज कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट आए। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी 3rd ईयर से आते हैं तो 3rd ईयर में आप जाके इनकम टैक्स में फॉर्म फाइल कर सकते हो कि मेरी एक स्टार्टअप रजिस्टर है, मेरे को इससे का बेनिफिट चाहिए, तो आपको 3 साल तक का पूरा इनकम टैक्स पे आयकर की छूट रहेगी। What are the some common mistakes or pitfall that startup should avoid when it comes to tax compliance? सर, बेसिकली अगर आप देखें, स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई भी फुल फ्लेज कंसल्टेंट नहीं होते हैं, बिकॉज उनके एक्सपेंडिचर कम होते हैं, प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी होती है। अगर जब तक कोई स्टार्टअप एक लेवल पे नहीं जाए, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, IIT IIM से कहीं से, वो खुद की कंपनी चालू करता है, अभी उसको इन्वेस्टर मिलते हैं, तो वो एक लेवल पे जाएगा, तो उसको पूरे लॉस की नॉलेज नहीं रहती है। तो कंप्लायंस ऑफ ऑल दी नॉलेज, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट द एक्सक्यूज। अगर किसी एक्ट का अगर इंडिया में एप्लीकेबल है और उसका आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कोर्ट में ये प्ली नहीं कर सकते कि मेरे को उसका पता नहीं था इसलिए मेरे को इसका। तो अगर आपको इग्नोरेंस है कोई लॉ का, तो आपको एक्सक्यूजेज नहीं है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप फुल फ्लेज CFO अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप फुल फ्लेज आपका इंजीनियर या CTO अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कोई प्रॉपर फुल फ्लेज HR एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक कि आपके, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट पार्ट टाइम, सो दैट अगर आपको HR से रिलेटेड, कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्ट है, आपको पता नहीं है, यू आर ए प्रमोटर, जस्ट केम आउट ऑफ द कॉलेज, आपने बिजनेस स्टार्ट किया बट आपने 5 एम्प्लॉय को लिया,
तो उसको ग्रेजुटी क्या देना है, उसको ग्रेजुटी कब अप्लीकेबल है, ऐसे वैसे ही इनकम टैक्स में क्या क्या सेक्शन है, जीएसटी में क्या प्रोविजन है, आपको सब पता नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस एसोसिएट्स या जितने भी कोई HR एजेंसीज है या चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट, उन सब का आप अपना अपना उनकी सर्विसेज लेके कंप्लायंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखिए, सो दैट टुमारो व्हेन योर कंपनी ग्रोज यू आर नॉट, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टर को जाओगे और आपके कंप्लायंस में लैकुना रहे तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी को हाथ नहीं लगाएगा। बिकॉज इन ऑल दी फॉरेन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, अपने को पता है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर ऑन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। सो अगर आपको स्टार्टअप है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका ऐप डेवलप हो गया, आपके पास नेटवर्क हो गया, आपके पास कस्टमर सब रेडी हो गया, बट आपने पुअर इन कंप्लायंसेस, आप रिटर्न्स लेट फाइल कर रहे हो, पेनल्टी लग रहे हैं, तो आपको फंड रेजिंग में दिक्कत होगी। तो कंप्लायंस ऑफ ऑल द एक्ट आपको कंपलसरी रखना है, सो दैट टुमारो व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल यू आर नॉट बीन टेकन ए बैक स्टेप। ओके, ये एक सभी कॉमन मैन का सवाल है। एक कॉमन मैन अपनी सेविंग्स को किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके सर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस पे सबसे पहले डिपेंड करना है कि सबका आपका टाइम हॉरिजन क्या है। अगर मैं बोलूँ स्टॉक मार्केट में करोगे और आपको 4 महीने बाद समझो आपकी लड़की की शादी है, तो दैट राइट ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो आपको किसी भी चीज़ में गेन चाहिए तो पहले आपको डिफाइन करना चाहिए कि आपका टाइम पीरियड क्या है। अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म है, डिपेंड करता है, तो आपको एक मिक्स ब्लेंड करना पड़ेगा बेसिस ऑफ योर रिस्क एपिटाइट। अगर आप बोलते हो कि मुझे रिटर्न चाहिए, मैं थोड़ा रिस्क लेने का भी चाहता हूँ, अगर आप प्रिंसिपल भी थोड़ा कम हुए तो भी पता नहीं, बट आई एम रेडी टू टेक रिस्क। सो रिस्क एंड टाइम होरिजन विल डिटरमाइन विच सेशन, बट ए राइट ब्लेंड ऑफ रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, gold and silver, jewelry investment, these are all asset class that a person, a ideal middle class person should have in his kitty. अगर आपको immediate requirement है तो आप गोल्ड या सिल्वर बुलियन जो easily liquidable हो जाती है and you get the appreciation also. अगर आपका 3 to 5 years का टाइम जोन है तो म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी इज ए गुड ऑप्शन। अगर आपका more than 5 years vision है then I would suggest you go for real estate also, so that part of the investment is blocked, because real estate gains we have seen last 10-15 years they have given in thousands and multiples of times. मेरा अगला सवाल का जवाब भी यहीं आ गया। मैं पूछा SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली करना चाहिए सर, डेफिनेटली कहना चाहिए। अगर आप देखोगे एज पर द ऑफिशियल एस्टिमेट, द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द म्यूचुअल फंड इज फार बिलो व्हेन कंपेयर टू यूरोपियन। अगर समझो यूरोप में 8 में से 10 लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, वो परसेंटेज अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो वो 1 या 2% या 4% भी नहीं है, बिकॉज इनकम के इंडिया के इनकम टैक्स पेयर ही 7% 8% है। तो 80-85% का अभी भी लोग को अवेयरनेस नहीं है कि भाई आप अपने बिजनेस से थोड़ी सेविंग कहीं और बाहर कर सकते हो, आप अपनी सैलरी से थोड़ी सेविंग बाहर कर सकते हो। इवन आई वुड सजेस्ट इवन द फैमिली लेडीज ऑल्सो कि जो भी उनका मंथली बजट होता है उसमें से आप अपना एक कॉर्पस, अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या रिकरिंग डिपॉजिट या कहीं पे भी जो आपका जैसे कि रिस्क और टाइम हॉरिजन से जो मैच होता है उसमें कीजिए। डेफिनेटली डिप्स में भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको एवरेज आउट होके यू विल गेट ए गुड परसेंटेज रिटर्न। क्रेडिट कार्ड बेटर है या डेबिट कार्ड? सर, आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री करना है तो क्रेडिट कार्ड बेटर है। अगर जैसे आपको आगे जाके फ्यूचर में होम लोन या कोई लोन अप्लाई करना है तो क्रेडिट हिस्ट्री बनाना जरूरी है। तो क्रेडिट कार्ड, और आप डिसिप्लिनरी सही करते हो, ड्यू डेट्स पे टाइम भर सकते हो, आप अपना रिमाइंडर लगा सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड इज ऑलवेज बेटर। डेबिट कार्ड इज फॉर द पर्सन, उसको कहीं पे क्रेडिट हिस्ट्री बनाना ही नहीं है, उसको अपने पैसे से करना है, डोंट वांट टू गो फॉर दैट डेबिट कार्ड इज बेटर। ओके, घर रेंट पे लेना बेटर है या खरीदना? सर, अगर आप यंग एज पे हो तो घर खरीदना बेटर है, बिकॉज बाय द टाइम यू गो, एज आई सेड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज विल गिव यू मल्टीपल रिटर्न्स। तो डेफिनेटली अगर आपका सिटी में टाइम नहीं है कि आपको, अगर हॉरिजन आपका इंडिया में 2 साल ही आपको यूएस सेटल होना है, आपका इंडिया में जैसे हैदराबाद में टाइम हॉरिजन नहीं है, आपको कहीं दूसरी सिटी में जाना है, तो घर रेंट पे लेना बेटर है। अगर डिपेंड करता है कि आपका जो सिटी में आप रह रहे हो वो सिटी में आपसे कनेक्शन कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-5 साल में चला जाऊँगा तो रेंट इज बेटर। अगर आपको लगना है कि नेक्स्ट 50 years आई हैव टू सेटल हियर ओनली, देन ऑलवेज ओन प्रॉपर्टी इज बेटर। बिजनेस ओनर्स को खुद का पर्सनल सैलरी कितना परसेंटेज रखना चाहिए आपके हिसाब से?
सर ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस से। जैसे कि आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटर तो कोई सैलरी ले नहीं सकता, बिकॉज उसका प्रॉफिट ही पूरा उसका उसी का है। तो इनकम टैक्स में आप अपनी दुकान से अपनी सैलरी नहीं ले सकते, बिकॉज वो पूरा प्रॉफिट ही आपका है। जी। अगर आप पार्टनरशिप में हो, आप अपने भाई और आपकी स्पाउस के साथ पार्टनरशिप हो, एलएलपी में हो, दूसरे पार्टनर के साथ है, तो वो डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या है और आप लोगों का आगे का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और आपको वापस अगर री इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना विड्रॉ करना है सिस्टम से। ऐसी 3 इंडस्ट्रीज जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एज आई सेड रियल एस्टेट इज वन गुड थिंग। नेक्स्ट इंडिया का अगर आप देखें ग्लोबली भी इंडियन रियल एस्टेट वैल्यू इज वेरी लो व्हेन कंपेयर्ड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। Okay. देन डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट, एंड द थर्ड वन विल बी द मेटल मार्केट। मेटल। जी। ओके। अगले 5 साल में इंडिया का जीडीपी कहाँ पहुंचेगा आपके हिसाब से? सर जैसे कि मैंने मेरे एक क्वेश्चन के आंसर में किया था कि जो 40-45 साल लगे पर 1 ट्रिलियन अचीव करने को, 15 साल लगे 2nd ट्रिलियन अचीव करने को, 3rd ट्रिलियन हमने 3-4 साल में अचीव किया। तो ऐसे लग रहा है कि बाई 2050 एवरी फर्स्ट ईयर वी विल ऐड 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इस Okay. तरह से हमारी जीडीपी की साइज विल बी एनीवेयर बिटवीन 7 to 12% फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट। ओके। अच्छा, और एक टैक्स और सेस में क्या फर्क है? सर टैक्स ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट लेती है उसका एंड यूज आपको करने की जरूरत नहीं है। वो टैक्स शायद वो डिफेंस में भी खर्चा कर सकती है, कहीं भी यूज कर सकती है, जो उनकी प्रायोरिटीज है। सेस ऐसा है कि आपको स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा टैक्स पेयर को कि हेल्थ सेस, तो वो हेल्थ के लिए यूज हो सकता है, वो फिर आप डिफेंस या किसी और या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। डिफरेंस यही है। टैक्स इज बेसिकली ओपन बजट, गवर्नमेंट जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट एलोकेट कर सकती है। अगर आप कोई चीज को स्पेसिफिक बोल के कलेक्ट कर रहे हो तो वो सेस आएगा और आपको उसी पे करना है। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉक शो के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।